क्या डोटासरा के गढ़ को भेद पाएंगे सुभाष महरिया? क्या नरेंद्र बुडानिया को तारानगर में टक्कर दे पाएंगे राजेंद्र राठौड़? राजस्थान की सबसे ज्यादा हॉट सीट लक्ष्मणगढ़ और तारानगर में क्या इस बार कोई बड़ा खेला होने वाला है? नमस्कार साथियों, आप सभी को पता है 25 नवंबर को राजस्थान में चुनाव हुए और इस 3 दिसंबर को राजस्थान में इन्हीं चुनावों का परिणाम आना है। इन चुनावों के परिणाम से पहले आज जानते हैं कि इस हॉट सीट पर क्या कुछ खास होने वाला है। क्या जनता ने किनके पक्ष में वोट किए? क्या गहलोत की योजनाएं जनता को लाभान्वित की या फिर प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा? लेकिन इन सबसे पहले जानते हैं शेखावाटी के उन 21 सीटों के बारे में, क्योंकि यह कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। 21 सीटों में से पिछले चुनाव में 16 सीटें ऐसी थी जो कांग्रेस के खाते में आई और महज 3 सीटें ऐसी थी जो सिर्फ भाजपा के खाते में आई, जिनमें रतनगढ़, चूरू और झुंझुनू से सूरजगढ़, और 2 सीटें ऐसी थी उदयपुरवाटी और खंडेला जो कि कांग्रेस समर्थित विधायकों के खाते में आई। आज जानते हैं 2023 के चुनाव के समीकरण के बारे में कि सीकर की 8 सीटों में से कौन सी सीटें ऐसी हैं जो फिर कांग्रेस के खाते में आने वाली हैं और कौन सी सीट ऐसी हैं जो भाजपा के खाते में आने वाली है या फिर कोई अन्य के खाते में। 8 सीटें हैं सीकर जिले के अंदर: फतेहपुर लक्ष्मणगढ़, खंडेला श्री माधोपुर, दातारामगढ़ नीमका थाना और सीकर खुर्द और धोद। इन 8 सीटों पर 18 के चुनाव में 7 कांग्रेस और 1 निर्दलीय कांग्रेस समर्थित विधायकों के खाते में सीटें थीं। लेकिन इस बार 2 ऐसी सीटें हैं जो भाजपा के खाते में आ सकती हैं या फिर किसी अन्य के खाते में आ सकती हैं, जिनमें बात करते हैं कौन सी है। खंडेला एक ऐसी सीट है जिन पर मुकाबला कड़ा है, क्योंकि कांग्रेस से बागी होकर जो चुनाव लड़े थे महादेव सिंह खंडेला, वो इस बार कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए गए हैं, और जो कांग्रेस से प्रत्याशी थे वो इस बार भाजपा से प्रत्याशी बनाए गए हैं। और 18 के चुनाव में जो भाजपा से प्रत्याशी थे वो इस बार भाजपा से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो यूं कहें कि पिछली बार की तरह इस बार भी मुकाबला त्रिकोणीय है, लेकिन टक्कर इस बार कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, क्योंकि सुभाष मिल ने पिछले 5 सालों में धरातल पे काफी मेहनत की और युवाओं का साथ जोड़ा। लेकिन कांग्रेस से बीजेपी में जाने से उनका कुछ वोट बैंक घटा भी है, तो कुछ भाजपा में जाने से कुछ वोट बैंक जो भाजपा का कार्यकर्ताओं का वोट बैंक था वो जुड़ा भी है। तो यूं कहें कि गहलोत की योजनाएं हैं एक तरफ और एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है। मुकाबला दोनों के बीच में कड़ा है। तो एक सीट तो ये है जो भाजपा के खाते में आ सकती है, और दूसरी बात करें खंडेला के अलावा एक श्रीमाधोपुर ऐसी सीट है जो भी भाजपा के खाते में आ सकती है। लेकिन इनके अलावा 6 सीटें और बच जाती है। तो आपका सवाल यह आता है कि इन 6 सीटों पर क्या कुछ खास रहने वाला है, उनमें भी हम बताएंगे। लेकिन बात करते हैं धोद की। धोद पर मुकाबला त्रिकोणीय है, कांग्रेस, बीजेपी और सीपीआईएम। कामरेडों का गढ़ माना जाता है, क्योंकि यहां से पहले अमराराम विधायक हुआ करते थे और उसके बाद एक बार पेमाराम यहां से विधानसभा पहुंचे। लेकिन पेमाराम ने लगातार धरातल पे काम किया और जनता से जुड़ाव रखा। कामरेडों के बारे में एक बात कही जाती है कि कामरेड जनता के साथ काम करवाते हैं, किसानों की आवाज उठाते हैं। अक्सर देखा है सीकर जिले में जब भी बड़े बड़े आंदोलन हुए उनमें कामरेडों का बड़ा अहम रोल रहा है, और यही वजह है कि धोद कृषि प्रधान क्षेत्र है और यहाँ पे सीपीआईएम के वोटर काफ़ी ज़्यादा हैं। पिछले चुनाव में लगभग 60-62 हज़ार वोट लिए थे उन्होंने, और वहाँ के लोग कहते हैं कि कामरेड के वोट एक बार जुड़ने के बाद घटते नहीं हैं, बढ़ते हैं, उनका ग्राफ बढ़ता है। और यही वजह है कि ये एक सीट कामरेडों के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इसके अलावा 5 सीटें और बच जाती हैं, जिनमें फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ काफ़ी चर्चाओं में है। फतेहपुर चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि वहां पर मौजूदा विधायक हाकम अली और पूर्व विधायक नंद किशोर महरिया के साथ साथ बीजेपी ने एक नया प्रयोग किया है। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा नाम रखने वाले
श्रवण चौधरी पर दांव खेला है। अब मुकाबला यहाँ पे त्रिकोणीय है। श्रवण चौधरी पर कई आरोप लगाए गए। लोग कहते थे नया प्रत्याशी है, यहाँ के क्षेत्र के बारे में जानता नहीं है, तो उन्होंने अपनी मेहनत के दम पे काफ़ी अच्छी कोशिश की है और टक्कर में चुनाव ला के छोड़ दिया है। लेकिन हाकम अली भी काफ़ी मजबूत कैंडिडेट है, क्योंकि उनका राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि से जुड़ाव है। इनके भाई 3 बार विधायक रहे हैं, राजनीति को अच्छी तरीके से जानते हैं और गहलोत की कई योजनाएं उन्होंने फतेहपुर में कहते हैं कि 900 करोड़ रुपए का काम करवाया है। तो अब ये मुकाबला श्रवण चौधरी वर्सेस हाकम अली के बीच में है। अब दोनों के बीच में अंतराल इतना ही है, महज कुछ वोटों का। अब वो कुछ वोट किशोर करवट लेते हैं, ये 3 तारीख को पता चलेगा, क्योंकि मुकाबला बहुत टक्कर का है। लेकिन आपका जो रुझान है, आप सोच रहे हैं कि लक्ष्मणगढ़ के बारे में बात कब करेगा, तो चलिए मैं आपको लक्ष्मणगढ़ के बारे में बताता हूँ। लक्ष्मणगढ़ राजस्थान की सबसे ज़्यादा हॉट सीट मानी जा रही है। इसके पीछे वजह है एक, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ से आते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा लगातार 3 बार यहाँ से विधायक हैं। पिछले जो 2018 से 23 का कार्यकाल रहा है, उसमें कांग्रेस से विधायक बनने के बाद शिक्षा मंत्री बने। काफ़ी उन्होंने सरकार की योजनाओं को जनता के बीच में पहुंचाया है और मौजूदा यहाँ पीसीसी अध्यक्ष हैं राजस्थान के। लेकिन कांग्रेस के बागी होकर, या यूं कहीं पहले बीजेपी, फिर कांग्रेस और अब फिर बीजेपी में शामिल हुए सुभाष महरिया पर भाजपा ने दांव खेला है। सुभाष महरिया लगातार 3 बार सांसद रहे हैं, पहले बड़ा नाम रहा है, केंद्रीय मंत्री रहे हैं। लेकिन मुकाबला दोनों के बीच में है, दोनों बड़े नेता हैं। यहाँ इनके इस सीट के ऊपर राजस्थान ही नहीं, दिल्ली के केंद्र में बैठी सरकार की भी नज़र है, क्योंकि डोटासरा अपनी बयानों के कारण, भाषणों के कारण काफ़ी चर्चाओं में रहते हैं। उन्होंने बीते दिनों एक भाषण दिया था, आरएसएस को लेकर हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर हो या फिर कोई और मुद्दा हो, उन पर डोटासरा बेबाक बोलते हैं। यही कारण है कि यह सीट हॉट सीट मानी जा रही है। लेकिन बात करें यहाँ पर चुनावी समीकरण की, तो चुनावी समीकरण फिलहाल ये है धरातल पे, क्योंकि हम शेखावाटी की 21 सीटों पे लगातार गए हैं, ग्राउंड पे हमने काम किया है, जनता के बीच में हम गए हैं, तो लोगों से जानने की कोशिश की कि लक्ष्मणगढ़ के लोग क्या सोचते हैं। लक्ष्मण के लिए अधिकतर हम गाँव में गए। डोटासरा के जो काम है, उन्होंने डोटासरा अपने भाषणों में अधिकतर कहते हैं और जनता भी वही चीज़ कह रही है कि डोटासरा ने 1800 करोड़ रुपए का काम कराया। वहीं पर सुभाष महरिया पर लोग सवाल खड़े करते हैं। वो सवाल ये खड़ा करते हैं कि सुभाष महरिया जब सांसद थे तो वो क्षेत्र में दिखाई नहीं देते थे, सांसद थे तब वो क्षेत्र में लक्ष्मणगढ़ के लिए कुछ नहीं करवाया। हो सकता है उन्होंने काम करवाए होंगे, लेकिन जनता का ऐसा कहना है। तो यही कारण है कि लक्ष्मणगढ़ में डोटासरा को जिताने का पहला कारण तो ये है कि उनके जो योजनाएं हैं, 1800 करोड़ का काम है, वो जिताने के, वही योजनाएं और वही काम डोटासरा को जिता रहे हैं। दूसरा कारण, डोटासरा के अंदर मुख्यमंत्री का चेहरा देख रहे हैं लक्ष्मणगढ़ के लोग। तीसरा कारण, डोटासरा का आज बड़ा नाम हो चुका है, राजस्थान के लोग टकटकी लगाए बैठे हैं। ऐसे कई अनेक कारण हैं जिसकी वजह से लक्ष्मणगढ़ की सीट डोटासरा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। नीमका थाना की बात करें तो नीमका थाना गहलोत जी ने जो जिले बनाए थे, उनमें नीमका थाना को जिला में शामिल करने की वजह से लोगों की वहाँ सहानुभूति है, उनका प्यार प्रेम है, वो जिले बनने के कारण सुरेश मोदी की तरफ झुकाव ज़्यादा है। इसके साथ साथ अब अपन बात करते हैं झुंझुनू जिले की। झुंझुनू जिले के अंदर 7 सीटें आती हैं, लेकिन बात करें मेन झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र की, ओड़ा परिवार का गढ़ रहा है। यहाँ पहले ब्रिजेंद्र जी यहाँ से चुनकर जाते थे, अब यहाँ पे उनके सुपुत्र हैं ब्रिजेंद्र जी ओड़ा साहब, लगातार कई बार यहाँ से विधायक हैं। लेकिन 18 के चुनाव में भाजपा से, कांग्रेस से बागी होकर भाजपा में शामिल हुए राजेंद्र भामू पर बीजेपी ने दांव खेला, तो भाजपा से बागी होकर बबलू चौधरी ने भी निर्दलीय ताल ठोक दी। इस बार भी ऐसा ही समीकरण है, जो बागी थे वो इस बार बीजेपी से प्रत्याशी हैं और जो बीजेपी से प्रत्याशी थे वो इस बार बागी हैं।
तो यूं कहें कि मुकाबला इस बार भी वैसा का वैसा ही रहने वाला है। ये सीट भी लगभग कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर बात करें मंडावा की, तो मंडावा में भाजपा ने दांव खेला है मौजूदा सांसद नरेंद्र खीचड़ पर। कांग्रेस ने दांव खेला है रीटा चौधरी पर। रीटा चौधरी बड़ा नाम है, रामनारायण जी की बेटी है, इनके पिताजी का बड़ा नाम था, लेकिन नरेंद्र खीचड़ धरातल से निकल कर आए हैं। दोनों के बीच में मुकाबला कड़ा है। झुंझुनू के अंदर यह सीट भाजपा और कांग्रेस दोनों के बीच में टक्कर है। नरेंद्र खीचड़ पहले निर्दलीय जीते, फिर भाजपा से जीते, लेकिन इस बार कहना कुछ मुश्किल है क्योंकि दोनों के बीच में अंतराल बहुत कम रहने वाला है। ये सीट कांग्रेस के खाते में भी जा सकती है या बीजेपी के खाते में भी जा सकती है। लेकिन उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र काफी चर्चाओं में रही है। लाल डायरी के कारण हो या फिर मुख्यमंत्री गहलोत का जन्मदिन पे आना हो या फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गुड्डा के बेटे के जन्मदिन पर आना हो, इनकी वजह से उदयपुर वाटी काफी चर्चाओं में है। राजेंद्र गुड्डा कई बार यहां से विधायक बनकर पहुंचे हैं, कांग्रेस की सरकार में मंत्री बने हैं, लेकिन गुड्डा को इस 2018 से 23 के कार्यकाल का जो अंतिम सेशन था उसके अंदर सरकार ने बर्खास्त कर दिया, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़कर शिवसेना में शामिल हो गए। तो यहाँ पे भी मुकाबला त्रिकोणीय है। त्रिकोणीय इसलिए है क्योंकि बीजेपी ने फिर दांव खेला है पूर्व विधायक शुभकर्ण चौधरी पर, तो कांग्रेस ने खेला है सैनी साहब पर। अब जानते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ खास रहने वाला है। मुख्यमंत्री गहलोत यहाँ पे बड़ी बड़ी सभाएं करके गए। गहलोत ने यह तक कहा कि उदयपुर वाटी को मैं गोद लेता हूँ। एक तरफ है गहलोत की योजनाएं, तो एक तरफ है बीजेपी का प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा। अगर धरातल पे बात करें तो शुभकर्ण चौधरी काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे कारण है, एक कारण तो यह है कि शुभकर्ण चौधरी का चुनाव हार जाने के बाद से लगातार फील्ड में रहना, जनता से जुड़ाव रखना। दूसरा कारण है प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पे चेहरा, और तीसरा ये कारण है कि राजेंद्र गुड्डा जो लाल डायरी के कारण चर्चाओं में रहे, उनका पार्टी चेंज करना कभी इधर कभी उधर, इसकी वजह से कई ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से बीजेपी खाते में जाती हुई सीट दिखाई दे रही है। वहीं पर बात करें कोपर पैदा करने वाली विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी की, जो चारों ओर से पहाड़ों से घिरी हुई है, उस विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने धर्मपाल गुर्जर पर फिर विश्वास जताया है। तो वहीं पर कांग्रेस में मौजूदा विधायक डॉक्टर जितेंद्र की टिकट काटकर मनीषा गुर्जर पर दांव खेला है। लेकिन यहाँ पर खेला बिगाड़ती है बसपा, क्योंकि यहाँ पर बसपा से प्रत्याशी बनाए गए हैं मनोज घुमरिया। मनोज घुमरिया एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो चुनाव जीते या ना जीते, लेकिन उन्होंने गांव देहात के अंदर इतना पैसा खर्चा किया है, किसी को कमरा बनाने के लिए पैसे दिए हैं तो किसी को कुछ अन्य काम के लिए पैसे दिए हैं। मतलब कहने का मतलब है चुनाव से पहले उन्होंने काफी काम करवाया, जनता से जुड़ाव रखा है। अब ये देखना है कि इन त्रिकोणीय मुकाबले के बीच में ये सीट किसके खाते में जाती है। लेकिन अगर बात करें धरातल की, तो फिलहाल ये सीट भाजपा की मजबूत बताई जा रही है। लेकिन सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र, ये विधानसभा क्षेत्र भी काफी चर्चाओं में है। इसके पीछे है कांग्रेस से प्रत्याशी श्रवण चौधरी और बीजेपी से प्रत्याशी संतोष अहलावत, जो कि पूर्व सांसद हैं। 2013 के चुनाव में उन्होंने श्रवण चौधरी जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनको 50,000 वोटों से हराया था, और यही कारण था कि उनको सांसदी की टिकट मिली। लेकिन इस बार वो फिर से आमने सामने हैं, मुकाबला कड़ा है। श्रवण चौधरी लगातार फील्ड में रहे हैं, तो दूसरी तरफ संतोष अहलावत भी क्षेत्र में काफी सक्रिय दिखाई देते हैं। तो जनता का रुझान दोनों तरफ है। ये सीट असमंजस की स्थिति में है। इसमें कहना कुछ मुश्किल है कि ये किसके खाते में जाएगी। लेकिन इन सब के बीच में आप सोच रहे हैं कि नवलगढ़ को क्यों नहीं बताया, चारों तरफ घूम लिए लेकिन नवलगढ़ के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो नवलगढ़ की मैं इसलिए बात कर रहा हूं अंत में, क्योंकि नवलगढ़ भी एक ऐसी सीट है जो काफी चर्चाओं में है डॉक्टर राजकुमार के कारण। डॉक्टर राजकुमार के कारण यह है क्योंकि हर चुनाव में उन पर कई प्रकार के एलिगेशन लगाए जाते हैं, चाहे उनके घर के मामले में हो या फिर बदराना जोड़ा हो उसको हड़पने का मामला हो या फिर सीमेंट फैक्ट्री का मामला हो।
इसकी वजह से भी चर्चाओं में रहता है नवलगढ़। लेकिन पिछले 18 के चुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय था। जो भाजपा से इस बार प्रत्याशी बनाए गए हैं जाखल, वो पिछली बार बागी होकर चुनाव लड़ रहे थे। यही कारण है कि बीजेपी ने उनको टिकट दिया है। डॉक्टर राजकुमार शर्मा और विक्रम जाखल के बीच में यह मुकाबला है। एक तरफ है मुख्यमंत्री गहलोत की योजनाएं जो कि जनता के बीच में डॉक्टर राजकुमार लेकर जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ विक्रम जाखल जो डॉक्टर राजकुमार के एंटी वोट हैं वो ले रहे हैं। यूं कहें कि इस बार दोनों के बीच में अंतराल महज कुछ वोटों का रहने वाला है। ये सीट भी अभी तक असमंजस की स्थिति में है। आपने सारे एग्जिट पोल देखे होंगे। एग्जिट पोल अलग बात है, लेकिन धरातल पे हम काफ़ी जगह गए हैं, गांव में हमने बात की है, तो लोगों ने अलग अलग पक्ष में वोट किए हैं। कुछ ने कांग्रेस का बताया तो कुछ ने बीजेपी को बताया। लेकिन ये क्लियर अभी होना मुश्किल है, क्योंकि जब तक 3 तारीख को रिजल्ट जारी नहीं होंगे तब तक ये स्थिति क्लियर नहीं हो पाएगी कि यहाँ पर सीट कौन जीत रहा है। लेकिन चलिए अब बात करते हैं चूरू की। चूरू के अंदर तारानगर भी हॉट सीट है, लक्ष्मणगढ़ जैसे सीकर के अंदर हॉट सीट है। ये दोनों सीटें राजस्थान में सबसे ज़्यादा हॉट सीट हैं। चूरू के अंदर चूरू जो राजेंद्र राठौड़ का गढ़ है वो इस बार चूरू छोड़कर तारानगर चले गए हैं, और वहीं पर हरलाल सारण पर भाजपा ने दांव खेला है। लेकिन सामने कांग्रेस से प्रत्याशी हैं रफीक मंडेलिया। इस बार रफीक मंडेलिया काफ़ी क्षेत्र में सक्रिय दिखाई दिए। पिछली बार भी उन्होंने लगभग 80-85 हज़ार वोट लिए और लगभग राजेंद्र राठौड़ से 1800 वोटों से ही पीछे रह गए थे। माइनॉरिटी के काफ़ी वोट हैं, SC/ST के काफ़ी वोट हैं, और यही कारण है कि इस बार रफीक मंडेलिया वहाँ से सीट को निकाल रहे हैं। लेकिन इसके पास वाली सीट है रतनगढ़। रतनगढ़ का मामला कुछ इस तरीके से पेचीदा हो रखा था पिछले चुनाव में कि एक तरफ राजकुमार रणवा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे थे, दूसरी तरफ पूसाराम गोदारा भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, अभिनेश महर्षि भाजपा से प्रत्याशी बनाए गए थे, और भंवरलाल शर्मा ये कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए गए थे। लेकिन इस बार मुकाबला आमने सामने का है। पूसाराम को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है तो अभिनेश महर्षि को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। अब आप सोच रहे हैं कि इस सीट पर क्या कुछ खास रहने वाला है, तो आपको बता दूं कि पिछले 5 साल में पूसाराम गोदारा ने जनता से काफ़ी जुड़ाव रखा, और यही कारण है कि कांग्रेस ये सीट इस बार अपने खाते में डाल रही है, क्योंकि अभिनेश महर्षि का जनता के बीच में नहीं जाना उनकी एक नेगेटिविटी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये 3 दिसंबर को जब परिणाम आएंगे तो ये रोमांचक होंगे या फिर वही होंगे। लेकिन पास की सीट है सुजानगढ़ जो SC रिजर्व है, लेकिन जाते जाते मुख्यमंत्री गहलोत ने सुजानगढ़ को जिला बना दिया है, और यही एक फैक्टर है जिसकी वजह से कांग्रेस के खाते में ये सीट जा रही है। लेकिन सरदारसर कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। पंडित भंवरलाल शर्मा यहाँ से विधायक हुआ करते थे। उपचुनाव में उनके बेटे पंडित अनिल शर्मा ने चुनाव लड़ा। उस वक्त हनुमान बेनीवाल भी चुनावी मैदान में थे। मुकाबला त्रिकोणीय था। लालचंद वहाँ से प्रत्याशी बनाए गए थे, एक तरफ अशोक पिंचा थे। लेकिन इस बार 23 के चुनाव में बड़ा खेला हो गया। कांग्रेस से वहाँ से सभापति मौजूदा निर्दलीय मैदान में हैं, और वहीं पर राजकुमार रेणवा जो रतनगढ़ से चुनाव लड़ा करते थे उन्हें सरदारसर भेज दिया गया है। तो यूं कहें कि बीजेपी से राजकुमार रणवा हैं, तो वहीं पर कांग्रेस से अनिल शर्मा हैं, और राजकर्ण चौधरी निर्दलीय मैदान में हैं। और RLP से फिर प्रत्याशी बनाया गया था लालचंद मुंड को, उन्होंने पर्चा वापस उठाकर राजकर्ण चौधरी को समर्थन दे दिया है। तो वहां पर मुकाबला निर्दलीय वर्सेज कांग्रेस का है, क्योंकि अनिल शर्मा वहां पर लगातार वहां पर एक परिवार यहाँ पे विधायक जीत रहा है, और यही कारण है कि वहां पर जनता है वो जातिवाद का फैक्टर मान सकते हैं, क्योंकि जाटों के वोट हैं वो RLP खींच कर लेकर गई थी, और 49,000 वोट लिए थे उन्होंने। इस बार RLP और निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दे दिया है, जो पर्चा वापस उठाया था राजकर्ण चौधरी के लिए लालचंद मुंड ने। यही कारण है कि
सरदारसर में राजगढ़ चौधरी वर्सेज अनिल शर्मा का चुनाव हो गया, कांग्रेस वर्सेज निर्दलीय, क्योंकि राजगढ़ चौधरी वहाँ से सभापति हैं और शहर के वोट जब तक किसी कैंडिडेट को नहीं मिलते तो वो विधानसभा फतेह नहीं करता। राजगढ़ चौधरी शहर के वोट खींचते हैं और गांव देहात के राजगढ़ चौधरी वोट खींचते हैं, क्योंकि उन्होंने आरएलपी का जो कैंडिडेट था उन्होंने पर्चा वापस उठा लिया। लेकिन अभी तक अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो अभी तक ये सरदारसर सीट भी कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र, सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र, ये विधानसभा क्षेत्र कृष्णा पूनिया का है। कृष्णा पूनिया वहाँ से विधायक हैं और कृष्णा पूनिया लगातार क्षेत्र में रहती हैं और कई योजनाएं हैं जो गहलोत की हो, लेकिन जनता का विरोध भी काफ़ी है वहाँ पर। लोग कहते हैं कृष्णा पूनिया को घमंड आ गया है। क्या ये घमंड कृष्णा पूनिया को ले बैठेगा या फिर इस बार फिर विधानसभा भेजेगा, ये वहाँ की जनता को तय करना था। तय कर दिया है 25 तारीख को, लेकिन कुछ समीकरण हम आपको बताते हैं, क्योंकि मनोज न्यांगड़ी जो बसपा से प्रत्याशी हैं वो काफ़ी प्रभावशाली रखते हैं, राजपूत कैंडिडेट हैं और अक्सर देखा जाता है चुनावों के अंदर जातिवाद हावी रहता है। राजगढ़ के अंदर पूनिया जाति के काफ़ी वोट हैं, या यूं कहें जाटों के भी काफ़ी वोट हैं। चुनाव शुरुआत में मुद्दों से शुरू होता है, अंत में जातिवाद पर आकर टिक जाता है और यही फैक्टर है कि इस चुनाव में अगर जनता ने जाटों को दरकिनार करके एक तरफ वोट कर दिया तो यहाँ से चुनाव मनोज न्यांगड़ी निकाल सकते हैं। फिलहाल ये सीट बसपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन तारानगर विधानसभा क्षेत्र, ये सबसे ज़्यादा हॉट सीट है। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी सभा की, राहुल गांधी ने भी सभा की और बड़े बड़े नेता यहाँ पर जनसंपर्क अभियान किए, डोटासरा भी वहाँ पर गए। लेकिन आपको बताते हैं वहाँ पर जातिगत समीकरण क्या रहने वाले हैं, वहाँ के वोटों के समीकरण क्या हैं। जातिगत समीकरण की बात करें तो जाटों के लगभग 80 से 85 हज़ार वोट हैं, राजपूतों के वोट हैं लगभग 25,000 और अन्य जातियां भी वहां पर काफ़ी हैं। लेकिन पुराने समीकरण की बात करें तो 2008 में राजेंद्र राठौड़ वहां से विधानसभा पहुंचे थे, 13 के अंदर जय नारायण पूनिया वहां से विधायक बनकर पहुंचे और 18 के अंदर नरेंद्र बुडानिया वहां से विधानसभा पहुंचे थे। नरेंद्र बुडानिया की अगर बात करें तो नरेंद्र बुडानिया 27 साल की उम्र में संसद में पहुंचे थे, चूरू से सांसद बनकर। बड़ा नाम है नरेंद्र बुडानिया का, लेकिन इस बार नरेंद्र बुडानिया के सामने बीजेपी से कैंडिडेट हैं राजेंद्र राठौड़, नेता प्रतिपक्ष हैं, 7 बार के विधायक हैं। लेकिन राजेंद्र राठौड़ के पीछे एक वीक पॉइंट है। वो पॉइंट ये है कि जब राजेंद्र राठौड़ 2008 में चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय वो जब एक बार जीतने के बाद क्षेत्र में कम दिखाई दिए, क्योंकि बड़े नेता थे तो हो सकता है कि उनको समय नहीं मिला होगा, क्योंकि अगले चुनाव में वो चूरू से चुनाव लड़ रहे थे। तो शायद उन्होंने ये सोच लिया होगा कि अपने को तो इस बार चूरू से चुनाव लड़ना है। लेकिन जनता का कहना है ये, और यही एक कारण है कि राजेंद्र राठौड़ वहाँ पे थोड़े से कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। और नरेंद्र बुडानिया का कारण ये है कि उन्होंने एक नहर जो योजना है वो जनता के बीच में लेकर गए हैं और जनता को वो काफ़ी लाभान्वित कर रही है और मुख्यमंत्री गहलोत की कई योजनाएं हैं। फिलहाल ये सीट कांग्रेस के पलड़े में ज़्यादा मजबूत है, लेकिन राजेंद्र राठौड़ भी कमज़ोर नहीं है। मुकाबला कड़ा है, या यूं कहें कि 1000-1500 वोटों का अंतर रहने वाला है। अब ये कांग्रेस के खाते में जाती है या फिर बीजेपी के। ऑल ओवर अगर बात करें अपन शेखावाटी की 21 सीटों की, तो इनमें ऑल ओवर बात करें तो लगभग 5 से 6 सीट ऐसी हैं जो बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं और 1 सीट ऐसी है जो अन्य के खाते में जा रही है, या 2 सीट ऐसी हैं, एक तो धोद और एक राजगढ़, जो सीपीआईएम और बसपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा लगभग 15-16 सीटें फिर वही कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। तो इन सब के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? क्या लगता है यह फिर कांग्रेस का गढ़ बरकरार रहेगा या फिर भाजपा इसको ढहा देगी? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और हमारा ये वीडियो कैसा लगा
ये भी ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके जहन में भी कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।